Pinus reproduction and life cycle. Pinus is a gymnosperm और इसकी जो vegetative reproduction is not present, and so the only mode of reproduction is the formation of spore which germinates to form the gametophyte which produces the gametes, and the gametes again they fertilize to produce the sporophytic generation. ये आपको दिख रहा है the female gametangium. So let's begin the video. I am Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. Gymnosperm की जो playlist और Pinus Part 1 जहाँ पे मैंने overview, इसकी anatomy, morphology, economic importance, एक overview मैंने दिया है Part 1 of this video. उसकी भी and पूरा Gymnosperm playlist मैंने description box में उसकी link डाल के रखी है. Let's begin the video of reproduction. तो प्लांट बॉडी जो है ये स्पोरोफाइटिक होती है और ये जनरली एक मोनोएशियस प्लांट रहती है, which means that male and female cone they will be produced on the same plant, लेकिन इसकी जो है female cone will be produced in much higher level and the male strobilus will be produced at much lower level in the same plant, ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, क्योंकि हमको पता है कि इसकी जो पोलन है ये विंड तो होते हैं, ये विंड से इसकी जो है ना डिस्पर्शन होती है, लेकिन विंड डिस्पर्शन ये सेम लेवल पे या ऊंचे से नीचे लेवल तक जा सकती है, ना कि नीचे से ऊपर लेवल तक. सो even if the plant is bearing the male and female cone on the same plant, पर इसकी जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही पॉसिबल. अब देखते हैं दिस इज हाउ द मेल कोन विल लुक लाइक एंड दिस इज हाउ द फीमेल कोन विल लुक लाइक. सो मेल कोन जो है ये मेल एंड फीमेल कोन दोनों ही जो सेंट्रल एपिकल सेल है उसके चारों साइड में ये बनते हैं इन क्लस्टर, और ये जो है जो शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ उसको उसके जगह पे ये that is born in cluster or around the apical या terminal vegetative bud. So ये जो है हमारा terminal vegetative bud बोल सकते हैं, and all these surrounding it are the either the male या the female. And the only difference is that size, shape and cluster number. मेल की जो है ये बहुत सारे एक इकट्ठे क्लस्टर में होती है, लेकिन फीमेल की 2 या 4 ही एक साथ होते हैं. आगे बढ़ते. सो मेल एंड फीमेल कोन दे आर फॉर्म्ड अराउंड द एपिकल्स, जो टर्मिनल वेजिटेटिव बर्ड है उनके चारों ओर बनती है, and it takes the place of branches of unlimited growth, both male and female. So its position is similar, but जो मेल कोन होते हैं ये आइदर तो बहुत ज्यादा क्लस्टर्स में रहते हैं, जैसे 15 से लेके 50 तक इसकी क्लस्टर नंबर हो सकते हैं. मतलब एक क्लस्टर में 15 से लेके 50 मेल कोन्स पाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्पीशीज की है ये पाइन. एंड जनरली जो समर है, समर स्टार्ट होते होते इसको इमर्जेंस देखे जाते हैं. जो प्लेन लैंड है उसमें जनवरी, मतलब फुट हिल्स है उनमें जनवरी में ही देखे जाते हैं, लेकिन हायर अप इन द हिल्स ये मार्च में हम इसकी इमर्जेंस देखते हैं. लेकिन जनवरी हो कि मार्च, इसकी जो है ना पॉलिनेशन स्टार्ट्स जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ रेन. मतलब कि ये जो मई जून है इन टाइम में ही इसकी पॉलिनेशन हो जाती है. मतलब इतने टाइम में ये जो है पोलन
जो पोलन भी है जो वो प्रिकॉकियस होती है जर्मिनेशन उनकी। तो एंटायर मेल कोन इज फॉर्म्ड एंड पॉलिनेशन ऑकर्स विद इन दिस फ्यू मंथ्स। फीमेल जो है ये थोड़ा लेट फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, जैसे फेब्रुअरी मार्च से स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी जो है द ग्रोथ एंड द ग्रोथ इज वेरी स्लो। इसीलिए हम अगर देखेंगे तो फर्स्ट ईयर कौन, सेकंड ईयर कौन, थर्ड ईयर कौन, तो एक साल तो लग ही जाता है टू मैच फॉर्म द मैच्योर आर्किगोनिया आउट ऑफ द कोन। तो वो तो बात की बात है। इसकी बाहरी कैसे इसको ये दिखता है, दोनों ही मेल फीमेल कोन दोनों ही ओवॉइड होते हैं एंड बट इसके डायमेंशन में अलग है। मतलब जो मेल कोन है ये काफी छोटा होता है और बहुत ही कम पीरियड में ही तक ही ये रहता है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर जनवरी या से मार्च तक इसकी इमर्जेंस होती है और 2 महीने के बाद ही इसकी पॉलिनेशन हो जाती है, और पॉलिनेशन होने के बाद ये जो कोन है मेल कोन ये इट स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट फ्रॉम द ट्री। तो ये बहुत कम समय तक प्लांट में रहता है। लेकिन अगर फीमेल कोन को देखें तो ये 3 साल तक तो रहेगा ही। And because the development of the female cone is very slow in fact। पहले तो ये ओवॉइड फीमेल कोन जो है पहले ओवॉइड ही रहती है, फिर काफी इलोंगेटेड हो जाती है और मैच्योरिटी के टाइम में ये तो एकदम सिलेंडर शेप्ड लगती है। ये मैं बाद में आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। तो एक जो फीमेल कोन है इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 years टू मैच्योर। अब इसकी बनावट कैसी है, जो मेल कोन है ये एपिकल जो बड है इसकी चारों ओर ऐसे ऐसे क्लस्टर में बने रहते हैं। यू कैन सी। सो इट इज बोर्न ऑन द ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ये अगर हम इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो इट विल लुक लाइक दिस। सो देयर इज अ सेंट्रल इलोंगेटेड एक्सिस और उसमें रहती है माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं अपना माइक्रोस्पोरेंजियम। So this is our sporophyll. On the lower surface is our sporangium and there is a central axis। अब ये जो स्पोरोफिल है, ये जो स्पोरोफिल्स है, this is spirally arranged and very closely arranged। एंड ये क्लोज अरेंजमेंट तब थोड़ा लूज हो जाता है जब पोलिनेशन के टाइम आता है। तो मेल कोन जो है ये क्लस्टर में रहती है। 15 से 15 to 50 कोन्स आर बोर्न ऑन अ सिंगल क्लस्टर। और ये जो कोन है इसकी एक स्टॉक रहती है एंड देन दिस इज द कोन, नॉट this is the cone। So this is a stalk structure and stalk में भी रहेगा क्या, एक central axis रहेगी, स्पोरोफिल्स रहेंगी। स्पोरोफिल्स के लोअर सरफेस में we are seeing the sporangium। अब ये जो स्पोरोफिल है आई मीन द एंटायर कोन ग्रीन से लेके ब्राउन हो जाती है। मतलब पहले तो ग्रीन रहती है, जैसे मैच्योर हो जाते हैं तो ब्राउनिश कलर ले लेती है। एक जो स्पोरोफिल है it will contain two sporangia। One sporophyll will contain two microsporangia and each of these microsporangia will contain inside it several microspores and the arrangement will be like this type। एक एक माइक्रोस्पोर को अगर देखे, अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखे इसको तो this is the central parts and then these are the microsporophyll with two microsporangia।
And these microsporangia has many microspores. Each of these microspores look like this. So this is a winged structure. और ये जो winged structure है, these are nothing but air balloon type that helps it to float. Main जो है, this is the main body. Actually, this is the main body, and this entire the air bladder like structure help it to float away to very long distance. तो जो माइक्रोस्पोर है, ये this main body and the air sac, तो ये जब ऐसी स्टेज में जो रहती है, तभी इसकी प्रीकोकोयस जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं. ये वन न्यूक्लियस से लेके बार बार डिवाइड करते करते मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज में इसकी पॉलिनेशन होती है. जो स्पोर है, इसकी आउटर एक एक्साइन लेयर रहती है और एक इंटाइन लेयर रहती है, लेकिन एक्साइन और इंटाइन लेयर के बीच में एक एक्सो एंटाइन रहती है. ओके, सो द एक्सो एंटाइन जो है, द एक्साइन ये सिर्फ ये वाले पोर्शन में रहेंगे, इंटाइन जो है ये वाले पोर्शन में रहेंगे, एंड द एक्सो सॉरी आई ड्रॉ इट इन डिफरेंट कलर. जो एक्सो एंटाइन है, ये पूरी जो स्पोर को कवर करेगा. सो इसकी जो डेवलप माइक्रोस्पोरेंजिया जो है कैसे डेवलप होते हैं. कोई भी हाइपोडर्मल सेल है, वो डिवाइड करके पहले तो बनाएगा एक आउटर टैपेंटल सेल्स और अंदर का बनाएगा आर्कीस्पोडियल सेल. अब ये जो आर्कीस्पोडियल सेल है, ये मेन माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा, और जो टैपेंटल सेल है, दिस वन, इट विल फर्दर डिवाइड टू प्रोड्यूस 4 लेयर्स. और ये जो 4 लेयर बनाएंगे, ये जो एकदम अपर वाला लेयर है, ओके, दिस वन अपर लेयर, दिस इज द एपिडर्मिस, ये रेडियली इलोंगेटेड सेल्स की होती है. सेकेंड जो लेयर है, ये ऐसे चपटे चपटे रहते हैं. थर्ड लेयर ऑल्सो ऐसे ही चपटे रहेंगे. फोर्थ लेयर ऑल्सो, these are all the except the first layer को छोड़ के जो सेकंड है, जो थर्ड है और फोर्थ लेयर है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लेयर जो टैपेंटम जो आउटर स्पोरेंजियम की है, ये मैच्योरिटी तक टिकते नहीं है. ये एपिमेरल स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे डिसऑर्गेनाइज टू एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव मटेरियल फॉर द इनर आर्कीस्पोरियल सेल्स. जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होते हैं, वो बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि बार बार डिवाइड होने के बाद, माइटोसिस एंड देन मियोसिस के बाद, ये हेप्लॉइड हो जाते हैं. ऐसे tetrad of spores are formed. Later, this tetrad actually lies in a mass of nutritive material, जो कि the innermost layer of the spore wall, जिसको tapetum बोलते हैं, the next layer, that is the third layer, and next to the third layer, the second layer. तो आउट एपिडर्मिस जो है टिका रहता है. बाकी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो लेयर है, ये सारे थर्ड, फोर्थ और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये डिसइंटीग्रेट करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग microspore. And the microspore, which earlier forms a tetrad, यहाँ पे एक्चुअली 3 दिख रहा है, पर तीसरा जो है on the other side that cannot be seen. तो ये 4 एक टेट्राड बनाते हैं. बाद में ये एक दूसरे से अलग होके ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है. तो this is how the
four look likes with its ear pockets. So इसकी जो है ना प्रिकोकोयस जर्मिनेशन हो जाती है। मतलब जो मेन कॉर्पस है, दिस इज द कॉर्पस एक्चुअली, द मेन बॉडी। अब आपको दिख रहा है कॉर्पस हैज ए प्रोथैलियल सेल। जो ये प्रोथैलियल सेल होती है ये बाद में डिजेनरेट करता है। जो बड़ा वाला सेल है ये फिर से एक और प्रोथैलियल सेल बनाती है, दोनों ही डिजेनरेट कर जाएंगे और ये बड़ा सेल फिर से डिवाइड करके एक ट्यूब सेल बनाएगा, एक जनरेटिव सेल बनाएगा। दिस जनरेटिव सेल विल प्रोड्यूस अगेन टू सेल्स अल्टीमेटली जो गैमेट फॉर्म करेंगे एंड द ट्यूब सेल will also persist. So ये जो ये प्रोथैलियल सेल्स जो है ये सब डिजेनरेट कर जाते हैं, रह जाते हैं जनरेटिव सेल्स एंड द ट्यूब सेल। फीमेल कोन, जैसे मेल कोन में एक सेंट्रल एक्सिस था और माइक्रोस्पोरोफिल था विच वर स्पाइरली अरेंज्ड एंड टाइटली अरेंज्ड। यहाँ पे भी सेम थिंग, द central axis which is much elongated, we have the sporophyll, पर एक डिफरेंस है। while माइक्रोस्पोरोफिल में स्पोरोफिल के लोअर पोर्शन में स्पोरेंजिया था, दिस इज द माइक्रोस्पोरोफिल। यहाँ पे अगर हम मेगास्पोरोफिल को देखें तो मेगास्पोरोफिल अगर ये है तो इसकी ऊपर में मेगास्पोरेंजिया है। सो दिस इज द मेगास्पोरोफिल। तो पोजीशन इट चेंजेस, मेल में ये नीचे था, फीमेल में ये अपर साइड में रहेगी। बाकी अरेंजमेंट जो है स्पाइरली अरेंज रहती है। जो मेगास्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल दोनों की ही जो है ना एकदम लोअर पोर्शन में, स्पोरेंजिया के लोअर पोर्शन में कुछ ब्रैक्ट्स रहते हैं एंड दीज आर ब्रैक्ट्स आर फॉर प्रोटेक्शन। इसके बाद जो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं सारे, ऑल दीज आर फर्टाइल स्पोरोफिल्स। Now, one characteristic feature of Pinus is that इसकी जो डेवलपमेंट काफी स्लो होती है। तो इनिशियल स्टेज में ये आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, इलोंगेटेड एंड वेरी टाइट। सेकेंड ईयर में जब पॉलिनेशन इनको पॉलिनेशन की जो पोलन है इनको चाहिए होता है तो ये काफी ओपन अप हो जाती है, द स्ट्रोबुलस। Then after the pollination is done, fertilization is done, it closes. And after maturation of the embryo into seed, it again opens up so that the seed can be dispersed. अब मेगास्पोरोफिल जो है, मतलब स्ट्रोबिलस, जो फीमेल स्ट्रोबिलस है, उसकी एक अगर स्पोरोफिल को हम देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसमें दो चीजें रहती है। एक नीचे ये वाला जो कार्पिलरी स्केल या ब्रैक्ट स्केल बोलते हैं, और ये ब्रैक्ट स्केल काफी पहले तो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही आगे मतलब मैचुरेशन होती है तो इसकी ऊपर जो ओव्यूलिफेरस स्केल है ये वाली, ये ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये ओव्यूलिफेरस स्केल के जस्ट ऊपर में रहेगा अपना ओव्यूल, और ओव्यूल दो ओव्यूल्स रहते हैं। सो ओव्यूलिफेरस स्केल जो है ये काफी बड़ा हो जाता है मैच्योरेशन के टाइम पे, और फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है, जब सीड बन जाती है, तो दिस ओव्यूलिफेरस स्केल इट सेपरेट्स फ्रॉम द this carpillary scale on the lower surface, and ये जो है ना seed dispersal में भी help करता है। So these are the two ovules, और ये ovules जो है
This is the ovuliferous scale. This entire thing, the apical portion is called the apophysis. ये जो apophysis है, ये sterile portion. This has no function with the reproduction. And this is the entire ovuliferous scale. अब ovuliferous scales के जो एकदम ये वाले पोर्शन में हमने दो देखे थे, स्पोरेंजियम. So each of the ovuliferous scale has two sporangium. और एक एक स्पोरेंजियम जो है इसमें पहले तो एक स्पोर मदर सेल से एक स्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर फॉर्म होते हैं. ऊपर के तीनों जो है ये डिसइंटीग्रेट करके नीचे वाला ही रह जाता है. और इससे बनती है 2 आर्की स्पोरेंजिया. ये वाला आर्की स्पोरेंजिया, दिस. तो ये तो मैंने डेवलपमेंट बताया है, बाकी और भी दूसरे स्ट्रक्चर्स रहते हैं. सो एक जो स्पोरेंजियम, ये तो मैंने स्पोर की बात की है. तो स्पोर की जो सराउंडिंग वाले टिश्यू है, सो सराउंडेड वन स्पोर मेगास्पोरेंजियम जो है वो सराउंडेड रहती है न्यूसेलस से. ये जो है ये एंटायर चीज जो है, दिस इज द स्पोरेंजियम. बट एंटायर स्पोरेंजियम जो है, इसकी जो ये वाली सराउंडिंग जो टिश्यू है, दिस इज कॉल्ड द न्यूसेलस. और न्यूसेलस को चारों तरफ से घेर के रखते हैं दिस इंटीग्यूमेन. दिस इंटीग्यूमेन. अब इंटीग्यूमेन जो है, जो कि न्यूसेलस को सिर्फ ऊपर वाला ये जो माइक्रोपाइलर पोर्शन है इसको छोड़ के पूरी सराउंड करके रखते हैं. दिस इंटीग्यूमेन इज 3 लेयर्ड. जो आउटर वाला लेयर होती है ये वाली, ये काफी पेपरी थिन रहती है. मिडल वाला जो लेयर होती है ये काफी जो है स्टोनी रहती है. और इनर वाला अगर लेयर हम देखें, दिस इज काफी मेम्ब्रेनस. और ये इंटीग्यूमेंट जब फाइनल स्टेज में, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड द एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड इनटू सीड, तो ये जो ये आउटर वाला जो इंटीग्यूमेंट है ये तब डिसअपियर कर जाता है, रह जाता है मिडल एंड द इनर लेयर. So this is how the megasporangium looks like. Outer protection के लिए रहती है अपना इंटीग्यूमेन, और न्यूट्रिशन के लिए रहता है nucellus, this portion, and then surrounded by the nucellus is our sporangium, and each of the sporangium contains two archegonium. और ये जो रहती है आर्किगोनियम, ये माइक्रोपाइलर एंड में रहती है. दिस इज द चैलाजल एंड. जो ये वाला एंड है, दिस इज द चैलाजल एंड, एंड उसके ऑपोजिट जो है माइक्रोपाइलर एंड. और ये माइक्रोपाइलर एंड में ही हमारी स्पोरेंजियम जो है ये इट कंटेन्स 2 ovules in the micropylar region, and the nucellus, it forms a beak like structure which is called the nucellar beak. तो मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर पता चल गई है. तो एक जो मेगास्पोर है वो फर्दर डिवाइड करके 4 एक मेगास्पोर मदर सेल जो है 4 मेगास्पोर बनाती है, आउट ऑफ विच द अपर 3 पेरिशेस और नीचे वाला परसिस्ट, एंड दे प्रोड्यूस 2 एग सेल्स, 2 आर्किगोनियम. ओके. अब ये जो आर्किगोनियम है, दिस इज बोर्न इन द माइक्रोपाइलर रीजन. माइक्रोपाइल वाला रीजन में इसकी ये रहती है, एंड जनरली 2 रहती है, लेकिन कुछ कुछ स्पीशी में एक स्पोरेंजियम के अंदर 2 आर्किगोनियम भी 5 आर्किगोनियम तक भी रह सकते हैं.
अब आर्की जो गोनियम है, हाउ डज इट लुक? वेल, इसकी जो है हमने देखा कि जनरली हम जानते हैं कि नेक सेल रहती है, वेंटर सेल रहती है और एक सेल रहती है, पर इधर जो है नेक सेल नहीं, नेक कैनल सेल नहीं रहेगी। रहेगी तो एक वेंटर सेल और नीचे ये पूरा इतना बड़ा वाला जो है एग सेल, और ये वेंटर सेल के ऊपर में आपके जो है ना ये कवरिंग कैप सेल है। सो देयर इज नो नेक कैनल सेल हियर, एक वेंट्रल कैनल सेल रहेगी। ओके, अब पोलन जो हम बोल रहे थे, दिस इज द एक्साइन और दिस इज द इंटाइन, और बाकी पूरे पोर्शन में जो है एक्साइन इंटाइन के बीच में दिस इज द एक्सोइंटाइन। एंड एक्सोइंटाइन इट फॉर्म्स दिस बलून लाइक हियर, इसको सैकी बोलते हैं एक्चुअली। दिस ईयर ब्लडर्स, these ear bladders are called the sacci S, and this is the corpus, the main body. अब इसमें होती है एक प्रोथैलियल सेल एंड अ ट्यूब सेल। जो सेंट्रल सेल, नॉट ट्यूब सेल बट सेंट्रल सेल होती है, इट प्रोड्यूसेस अनदर प्रोथैलियल सेल। ये दोनों ही फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोथैलियल सेल जब डीजेनरेट कर जाते हैं इन कोर्स ऑफ टाइम, अनदर डिवीजन ऑकर्स एंड एक जेनरेटिव सेल बनती है एंड ट्यूब सेल बनती है। नाउ दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस। सो एक ट्यूब सेल जो है उसके जो जेनरेटिव सेल के सराउंड करता रहता है चारों साइड से, एक साइड को छोड़ के, द ट्यूब सेल। सो दिस जेनरेटिव सेल, जिसको मैं रेड में ड्राइंग कर रही हूँ, दिस जेनरेटिव सेल अल्टीमेटली बार बार डिवाइड करता है। डिवाइड करके एक तो स्टॉक सेल बनाता है और एक जो है बॉडी सेल बनाता है। स्टॉक सेल ऐसे ही रह जाता है। जो बॉडी सेल होता है वो बाद में डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाते हैं। पर जब पॉलिनेशन होती है तो ये वाले स्टेज में रहती है पॉलिनेशन, एक जेनरेटिव सेल एक ट्यूब सेल। तो पॉलिनेशन के बाद में ये स्टेजेस होती है, these stages, these two stages occurs after pollination. So जैसे ही पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन कैसे होते हैं, जो उसकी स्ट्रोबिलस, मेल स्ट्रोबिलस है वो ओपन अप हो जाती है, इसकी स्पोरोफिल, एंड द पोलन जो ये स्पोरोफिल है, तो इसकी जो लोअर साइड में जो स्पोरेंजियम है वो डेहिस हो जाती है और क्या निकलता है, पोलन। How does the pollen look like? Like this. So this is the corpus, these are the ear sacs, the sacci. So they enter, they are carried by wind, and they अगर फीमेल स्ट्रोबिलस ये है तो दे आर कैरिड, एंड ईच ऑफ द फीमेल, अगर ये स्पोरोफिल है तो स्पोरोफिल से ये पहले तो, अगर दिस इज द स्पोरोफिल, तो स्पोरोफिल के ऊपर आता है, बाद में ये स्लिट डाउन करके नीचे आ जाता है। तो पॉलिनेशन अगर सुबह हुई तो बाय इवनिंग इट कम्स डाउन, एंड व्हेन इट कम्स डाउन रात को म्यूसिलेज सीक्रेट होता है। और ये क्या होता है, म्यूसिलेज सीक्रेट जब होता है तो ये म्यूसिलेज, आई एम ड्राइंग इट इन येलो, सो म्यूसिलेज जैसे ही सीक्रेट होता है तो ये म्यूसिलेज में अटक जाता है और धीरे धीरे ये नीचे आ जाता है। बाय द टाइम ये म्यूसिलेज सीक्रेशन नाइट के टाइम में होता है, जैसे ही मॉर्निंग होने लगता है म्यूसिलेज जो है सूख जाता है।
ये म्यूसिलेज कुछ नहीं, बस न्यूट्रिटिव मैटर रहती है, डिफरेंट शुगर्स रहती है इनमें। तो दिस इज अ वेरी न्यूट्रिटिव मीडिया फॉर द पोलन। और इसीलिए पोलन जब फॉर्म होती है तो जब पॉलिनेशन होती है तब तो ये दो सेल स्टेज में रहती है, एक बॉडी सेल, एक ट्यूब सेल। तो ये जेनरेटिव जो सेल है, ये म्यूसिलेज की एक न्यूट्रिटिव मीडिया जो है, इसके चारों ओर रहने से इसको न्यूट्रिशन मिलता है, और दिस जेनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू मेल गैमेट। पर ये जो होता है इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसा मतलब तुरंत नहीं होता है। सो द पोलन आफ्टर म्यूसिलेज ड्राइज अवे, इट इज स्टक हियर, एंड ये अपना जो है पोलन चैम्बर, पोलन ट्यूब बना लेता है। ओके, तो पोलन जो ट्यूब बनाता है, तो पोलन ट्यूब में क्या रहती है, एक तो ट्यूब न्यूक्लियस रहती है, हमने अगर देखा था तो एक ट्यूब न्यूक्लियस रहती है और दो गैमेट्स रहती है। सो दिस इज हाउ। तो ट्यूब न्यूक्लियस जो है ये तो बाद में डीजेनरेट कर जाता है, रह जाता है दो गैमेट, आउट ऑफ विच ओनली वन fertilizes the other degenerates। अब ये यहाँ पे देखिए, जब पॉलिनेशन हो रही है तब हमारी मेगास्पोर मदर सेल ही है, मेगास्पोर ने डिवाइड नहीं किया। जब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन शुरू हुआ तब जाके मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड हो रही है, आउट ऑफ विच ये जो अपर 3 सेल विल इवेंचुअली डीजेनरेट। जो नीचे के सेल है दैट इज लार्ज, और वो जाके मेगास्पोर बनाएगा। अब ये जो मेगास्पोर बनाएगा, ये मेगास्पोर ऊपर, ये जो मेगास्पोर है ये 2 से लेके 5 आर्किगोनिया फॉर्म करेगा। सो each archegonia will fuse with each archegonia will fuse with one sperm. So after the fusion oospore formation होगी, मतलब after fertilization the fertilized egg it forms another membrane around it and is converted into oospore, और धीरे धीरे एंटायर एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल लुक। यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस वन इज द ट्यूब न्यूक्लियस एंड these two are the male nucleus। तो एक जो फीमेल गैमेटोफाइट है उनमें हमको पता है 2 से लेके 5 तक जो है ओव्यूल रहती है। तो बहुत सारे जो है पोलन ट्यूब्स हमको दिखेगा। ओके, सो दिस इज हाउ। ओके, तो जैसे ही पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होने लगते हैं तो जो एकदम लास्ट वाला, जो ये ऊपर का तो ये तो डीजेनरेट हो गया, लास्ट वाला जो है ये धीरे धीरे बहुत, इसकी जो न्यूक्लियस है इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग। ये वाला जो सेल है इसकी जो बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रही है बाय डिवीजन, और ये धीरे धीरे एक सेंट्रल वैक्यूल बनता है, और न्यूक्लियस जो फ्री डिवीजन से न्यूक्लियस बना है वो चारों ओर आ जाते हैं, पेरिफेरल पोजीशन ले लेता है। अभी तक जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ओके, तो अभी तक जो है हम देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, पोलन ट्यूब ऐसा है, अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। सो बाय द टाइम पोलन ट्यूब रीचेस, तो क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। पहले तो न्यूक्लियस जो है मल्टीपल डिवीजन के, फ्री डिवीजन की तरह बहुत सारे न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन में बने और सेंट्रल रीजन में एक वैक्यूल बन गया। अब
उसके बाद धीरे धीरे बहुत ही मतलब 13 मंथ्स लगा लेते हैं ये ऐसे वॉल फॉर्मेशन हुए। वॉल फॉर्मेशन होते हो जब हो रहा है तभी भी जो है अपना पोलन ट्यूब ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि पोलन भी जो है थोड़ा डोरमेंसी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि और जो फीमेल वाला जो गैमेटोफाइट है ये बहुत ही लंबा टाइम लगा रहा है मैच्योरेशन के लिए, तो पोलन भी इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी। तो अल्टीमेटली ऐसा वॉल फॉर्मेशन के बाद में इसकी जो है ना अपर पोर्शन में जो है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये ओव्यूल बनाता है। ओव्यूल कैसा बनता है? ऐसे बनता है। दिस इज द, ये बड़ा वाला जो सेल दिख रहा है आपको, दिस इज द एग सेल, और ये नेग्लिजिबल एक छोटा सा वेंट्रल सेल है। वेंट्रल सेल के ऊपर जो है दो कवर सेल रहती है। ओके अब हमको पता है कि जो एग है उसके ऊपर एक वेंट्रल सेल है और दो कैप सेल है। जब एग जो है ये मैच्योर हो जाती है तो ये ऊपर वाले जितने भी सेल्स हैं ये डिसइंटीग्रेट करके म्यूसिलेज बना लेता है, और तब तक तो ये पोलन ट्यूब भी इधर तक रीच कर गया है। इट फर्टिलाइजेस, व्हेन फर्टिलाइज्ड द फर्टिलाइज्ड एग इट सीक्रेट्स ए मेम्ब्रेन अराउंड इट एंड ये फिर डिवाइड होने लगता है। डिवाइड होता है, दो सेल में डिवाइड होता है, और ये एक एक सेल जो है खुद में डिवाइड करता रहता है। जो अपर वाला सेल है ये फर्दर कोई भी एम्ब्रायो फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये लोअर वाला सेल बाद में ये जो डिवाइड हुए तो एक एक न्यूक्लियस के सराउंड करके इसकी वॉल्स बन जाती है और एक टायर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। सो जो एकदम सबसे ऊपर वाला टायर है दैट इज द आउटर टायर। जो मिडल वाला है दिस इज कॉल्ड द रूसेट टायर, आउटर टायर, रूसेट टायर। उसके नीचे वाला दिस इज द सस्पेंसर, एंड देन एकदम ये वाला दिस इज द एम्ब्रायोनिक टायर। अब ये सस्पेंसर का क्या फंक्शन होता है? ये जो है एम्ब्रायोनिक टायर को एकदम नीचे तक पहुंचा देता है। ये जो सस्पेंसर ये इतना इलोंगेट होके जो एम्ब्रायोनिक टायर है इसको नीचे तक पहुंचा देता है, ताकि ये जो है न्यूसेलस सराउंडेड रहे, और न्यूसेलस वी नो दैट इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो एम्ब्रायोनिक टायर ये है, दिस टायर ऑफ सेल्स अल्टीमेटली फॉर्म्स द एम्ब्रायो। ऊपर वाला जितने भी पोर्शन है इट डज नॉट form the embryo but help in the formation of the embryo as such। तो जो एम्ब्रायो फॉर्मेशन हुई वो कैसा दिखता है? इट हैज गॉट एन एम्ब्रायोनिक एक्सिस जिसको हाइपोकॉटिल बोलते हैं। इसकी जो अपर वाला पोर्शन है जहाँ से स्टेम बनेगी दैट इज कॉल्ड द प्लूम, जहाँ से रूट बनेगी लोअर पोर्शन दैट इज कॉल्ड द रेडिकल। और जो हमने देखा था कि जो मेगास्पोर के सराउंडिंग में न्यूसेलस था, तो वो न्यूसेलस जो एम्ब्रायो है ये फॉर्मेशन एम्ब्रायो फॉर्मेशन में पूरा खत्म हो गया, एंड a little bit of it is left in the form of पेरिस्पर्म। और जो फीमेल गैमेटोफाइट था उसके टिश्यू सराउंड्स इट। तो ये वाला जितना भी आपको दिख रहा है दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट टिश्यू विच इज नाउ कॉल्ड एंडोस्पर्म, और ये भी न्यूट्रिटिव फंक्शन है, एंड दिस सराउंड्स द एम्ब्रायो ऑन ऑल साइड एक्सेप्ट द न्यूसेलर रीजन में जहाँ पे रहती है पेरिस्पर्म या न्यूसेलर कैप। और इसको इन इंटायर स्ट्रक्चर को सराउंड करता है अपना इंटीग्यूमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट नहीं रहता है बट द मिडल एंड द इनर। जो मिडल वाला इंटीग्यूमेंट है, तो आउटर इंटीग्यूमेंट है इट इज नो लॉन्गर देयर। तो आउटर इंटीग्यूमेंट अगर हम बोले
तो अगर आउटर, मिडल एंड इनर देखे तो ये जो आउटर इंटीग्यूमेंट है ये डिसअपियर हो जाता है। ये जो मिडल वाला पोर्शन है दैट फॉर्म्स अ स्टोनी टेस्टा, और जो अंदर वाला मेम्ब्रेनोस टेगमेन, और ये जो टेस्टा और टेगमेंट ये दोनों ही रहते हैं एम्ब्रायो बड़े होने तक और इसको प्रोटेक्ट करता है। सीड की एनाटॉमी, सो दिस दिस आर द कोटिलेडन्स, दो कोटिलेडन रहेंगे, और दिस इज द प्लूम, दिस इज द रेडिकल, दिस इज द एम्ब्रायोनिक एक्सिस, इसको हाइपोकोटिल बोलते हैं, दिस इज द न्यूसेलर बीक, this is the endosperm and it is surrounded on all sides by the integuments, by the integuments। integuments में क्या रहती है, टेस्टा विच इज स्टोनी, और उसके अंदर रहती है फाइब्रोअस या पेपरी मेम्ब्रेनस टेगमेन। ये दोनों ही प्रोटेक्शन के लिए रहता है। ओके, अब ये जो सीड्स है ये है हमारे सीड्स। अब सीड्स की एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स क्या है, आपको दिख रहे हैं ऐसे इविंग वाला स्ट्रक्चर, ये है अपना ओव्यूलिफेरस स्केल, जो कि एपोफाइसिस पार्ट, ये वाला एपोफाइसिस पार्ट से सेपरेट हो जाता है। सो वी हैव सीन that this is the ovuliferous scale, this is the Bracts scale, this is the apophysis। so ये apophysis, ये जो Bracts scales है, इनसे सेपरेट होके ये ovuliferous scales अपने जो दो सीड्स है तो उनको लेके ये क्या करता है, सेपरेट होके ये सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज द ओव्यूलिफेरस स्केल्स और दिस इज द सीड। तो ये ओव्यूलिफेरस स्केल्स क्योंकि ये पेपरी होती है, बहुत ही हल्का होता है, तो ये इट एक्ट्स लाइक अ विंग एंड हेल्प्स द सीड इन डिस्पर्सल। सो सीड डिस्पर्सल एक तो विंड से होती है, दूसरा कुछ कुछ पाइन में सीड डिस्पर्सल बर्ड से भी होती है। जो विंड वाली पाइन होती है, विंड डिस्पर्सल वाली पाइन होती है, उसकी जो है कोन जो है ऐसा खुल जाता है। हमको पता है कि कोई भी कोन जो है फर्स्ट ईयर में ऐसा वर्टिकल पोजीशन में रहता है, सेकेंड ईयर में भी फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन से पहले भी वर्टिकल रहती है, थर्ड ईयर में जैसे ही फर्टिलाइजेशन, सेकेंड ईयर में जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो कोन है वो नीचे के साइड आ जाती है, और ये तब तक नीचे के साइड में रहती है जब तक इसकी सीड मैच्योर ना हो जाए। जैसे ही सीड मैच्योर हो जाती है कोन जो है ऐसे खुल जाते हैं, जैसे ही सीड बाहर निकल जाते हैं तो कोन जो है, द स्ट्रोबिलस जो है, ये प्लांट से डिटैच्ड होके गिर जाता है। ये तो हुआ सीड डिस्पर्स, सीड दैट इज डिस्पर्स बाय विंड। जो बर्ड डिस्पर्स्ड होते हैं वो वेट करते रहते हैं कि कब मतलब बर्ड आके उसको कोन को ओपन करे, और वो जो सीड है बर्ड्स वो सीड को कोन को ओपन करके सीड को रिलीज करता है। अब ये जो बर्ड्स हैं ये सीड को रिलीज करने नहीं आते, ये पाइन सीड्स खाने आते हैं। तो दो चार पाइन सीड्स खाते हैं, बाकी जो है जैसे ही कोन को ये मतलब खोलने की कोशिश करता है और खाता रहता है, तो कोन जो है जो कि लटका हुआ है वो नीचे गिर जाता है, और द द सीड्स दे रीचेस द ग्राउंड और तब जाके जर्मिनेट होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर के बिना ये ओपन नहीं होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फायर हुए तो सीड्स की जो स्ट्रॉबिलस की कोन है ये ओपन हुए, एंड देन आफ्टर द फायर इट जर्मिनेट्स।
सीड डिस्पर्सल जैसे भी हो, जर्मिनेशन एक ही टाइप के होते हैं। मतलब अपना जो सीड है उसकी सराउंडिंग रहती है टेस्टा की। तो माइक्रोपाइलर रीजन में जहाँ पे रेडिकल है, हमको पता है हाइपोकॉटिल है, ऊपर में प्लूम है, नीचे रेडिकल है। तो रेडिकल क्या करता है, ये जो माइक्रोपाइलर रीजन की टेस्टा है इसको क्रैक ओपन करके रूट निकलता है। तो ये जो रूट निकला है, रेडिकल निकला है, ये इलोंगेट होता है। हाइपोकॉटिल भी इलोंगेट होता है। जो एम्ब्रायोनिक एक्सिस है, हाइपोकॉटिल भी इलोंगेट होता है और धीरे धीरे जो कॉटिलेडन को भी ये, जैसे ही इट इलोंगेट्स, कॉटिलेडन इज पुल्ड आउट like this, and this is how the entire germination occurs. So इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। So we begin with the pinus tree, जो कि एक स्पोरोफाइट है। ये प्रोड्यूस करता है दो टाइप के कोन, द मेल कोन, द स्टैमिनेट कोन एंड द कार्पिलेट कोन। कोन ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। इसके जो है सेंट्रल स्टैंड एंड में स्पोरोफिल्स रहते हैं। जो मेगा स्पोरोफिल या माइक्रो स्पोरोफिल ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर रहते हैं, लेकिन इसकी जो बेसल पोर्शन में आइदर तो ओव्यूल या माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड होते हैं। दीज आर ऑल्सो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये it undergoes reduction, division और meiosis to produce the female and the male gametophytic generation, जो कि pollen है, it is much reduced. So pollen and the female gametophyte, they ultimately they fertilize to form the oospore. So the female gametophyte, it produces the egg, and the male gametophyte produces the sperm cells, and ultimately the haploid gametes, they fuse to form the oospore. This oospore, after a period of quite a long period of rest and then development, undergoes formation of embryo. Embryo formation के बाद जो है एम्ब्रायो जर्मिनेट करके, सीड जर्मिनेट करके जो है सीडलिंग प्रोड्यूस करता है, एंड दिस सीडलिंग अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस द मैच्योर स्पाइन ट्री। ये पिक्टोरियल डायग्राम है of the life cycle. So that was pretty much about the reproduction and life cycle of pinus. कोई एक स्टेप अगर आपको डिटेल में चाहिए, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, और यू वांट मी टू मेक एनी न्यू वीडियो, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर अच्छा लगा है वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो फ्री रहता है, मेरे लिए बहुत ही एनकरेजिंग रहता है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।